कोमल और नितिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इसलिए वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद नितिन कोमल को अपने घर अपनी माँ से मिलवाने लेकर आता है और कहता है, माँ ये कोमल है, आपकी बहू। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हमने शादी कर ली। क्या क्या कहा, शादी कर ली? अरे मुझसे पूछे बिना तूने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया तुझे? माँ हम दोनों आपको अपने रिश्ते के बारे में पहले ही बताने वाले थे, लेकिन कोमल के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो चाहते थे कि उनके मरने से पहले उनकी बेटी की शादी हो जाए, इसीलिए हमने जल्दबाजी में शादी कर ली। हाँ तो अब भी मुझे क्यों बता रहा है? मेरे मरने के बाद आता इसे लेकर, कम से कम तब इतना दुख नहीं होता मुझे। मेरे जीते जी तू मेरी मर्जी के बिना ही शादी करके आ गया है, अब दुनिया वाले क्या कहेंगे? माँ दुनिया वाले क्या कहेंगे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि बुरे वक्त में कोमल को मेरे साथ की जरूरत थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। अब अगर आप मेरी जगह होती तो शायद आप भी यही करती। माँ जी ये जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अचानक ही मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से हमें जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी, वरना हम दोनों आपको अपने रिश्ते के बारे में बताने ही वाले थे। लेकिन माँ अब कोमल कोई पराई नहीं है, आपकी बहू है और मेरी पत्नी है। आपको उसे अपनाना ही होगा, वरना हम दोनों इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। बेटे की वजह से सुनीता को ना चाहते हुए भी कोमल को अपनाना पड़ता है, पर वो कोमल को घर में रहने की इजाजत दे देती है। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और कोमल के साथ सुनीता उसे कहती है, अरे ओ महारानी, जब से आई है घर में आराम कर रही है, घर का काम कौन करेगा? खाना वाना बनाना आता है या नहीं, या बस लड़कों को फंसाना ही सीखा है? वो क्या है ना माँ जी, बचपन से ही मुझे मेरे पिताजी ने पाला है। मेरी माँ जब मैं छोटी थी तभी गुजर गई थी, इसलिए कभी भी मैंने घर का काम नहीं किया। मेरे पिताजी ने पूरा घर संभाला था, तो मुझे खाना बनाना और घर के काम नहीं आते। क्या कहा? घर का कुछ भी काम नहीं आता? तो इतने सालों से तू कर क्या रही थी? अब ससुराल में आई है तो घर का काम और खाना सब तुझे ही करना पड़ेगा। जाकर कुछ अच्छा सा खाना बना कर ला। अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो तुझे घर से बाहर कर दूंगी। अपने साथ का गुस्सा देखकर कोमल को ना चाहते हुए भी किचन में खाना बनाने के लिए जाना पड़ता है। अब क्या करूं? मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, और अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो माँ जी मुझे घर से बाहर कर देंगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर कोमल अब उल्टा सीधा खाना बनाने लगती है और सारी सब्जी जला देती है, लेकिन फिर वो कोशिश करके आधी कच्ची आधी पक्की रोटियां लेकर और जली हुई सब्जी बनाकर अपनी सास के सामने रख देती है, जिसे देखकर सुनीता कहती है, ये क्या उठा कर ले आई है? मैंने तुझे खाना बनाने के लिए कहा था, खाना बिगाड़ने के लिए नहीं। लेकिन माँ जी मुझे तो ऐसे ही खाना बनाना आता है, पहली बार ट्राई किया है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने कभी खाना नहीं बनाया। अच्छा तो बताया तो मैंने भी था कि अगर तू खाना अच्छा नहीं बनाएगी तो तुझे घर से बाहर कर दूंगी। जब तक तुझे खाना बनाना नहीं आता तब तक तू मेरे घर में नहीं आएगी, समझी? लेकिन माँ जी मेरी बात तो सुनिए, मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ से आई है वहीं जा, लेकिन जब तक तुझे खाना बनाना नहीं आता तब तक तू यहाँ नहीं आएगी। इतना कहकर सुनीता अपनी बहू को घर से बाहर कर देती है और कोमल अपने बीमार पिता के घर वापस जाते हुए रास्ते में कहती है, अब मैं क्या करूं? अगर पिताजी को पता चला कि मेरी सास ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर कर दिया है तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी और वापस ससुराल भी नहीं जा सकती। माँ जी घर में घुसने नहीं देंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इतना कहकर कोमल पास के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि बहुत प्यासा था और कोमल को देख के वो कहता है, हे भगवान, बहुत जोर की प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कोई पानी तो दे दो। रुकिए बाबा जी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लेकिन यहाँ पानी मिलेगा कहाँ?
इतना कहकर कोमल आसपास पानी ढूंढने के लिए निकल जाती है और बहुत ढूंढने पर उसे एक जगह पानी का नल मिलता है और वो वहाँ रखे एक लोटे में पानी भरकर उस बूढ़े आदमी के लिए लेकर आती है और बूढ़े आदमी को पानी देकर कहती है, ये लीजिए बाबा पानी, जल्दी से इसे पी लीजिए, आपको अच्छा महसूस होगा। शुक्रिया बेटे, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, लेकिन किसी ने भी मुझे पानी नहीं पिलाया। पर तुमसे मेरी प्यास देखी नहीं गई और तुम मेरे लिए दौड़ती हुई पानी लेकर आई। इसीलिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं नहीं बाबा, मैंने किसी लालच में आपकी मदद नहीं की थी। मेरे मन से आवाज आई थी कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको पानी ला कर दिया। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में लालच नहीं है। मुझे ऐसा लगता है तुम किसी मुसीबत में हो। मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर कोमल उसे अपनी सारी कहानी बताती है और वो बूढ़ा आदमी उसकी मदद करने के लिए अपने झोले से एक बेलन निकालता है और कोमल को देते हुए कहता है, ये बेलन कोई मामूली बेलन नहीं है, ये एक जादुई बेलन है। इस बेलन को घुमाकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हारे सामने होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारे मन में लालच होगा तो ये बेलन उल्टा काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना बेटा। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सच है। जादू जैसी चीज कहानियों में होती है, असल में नहीं। चाहे तो एक बार इसे इस्तेमाल करके देख लो, फिर तुम्हें खुद यकीन आ जाएगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर कोमल उस बेलन को कम आती है और खाने के कुछ सामान के बारे में सोचने लगती है, जिसके बाद उसके सामने बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना आ जाता है। ये देखकर कोमल को अब उस बूढ़े की बात पर यकीन आता है और वो उस बेलन को लेकर अपने पिता के घर चली जाती है, जहाँ वो पूरे एक हफ्ते अपने पिता की भरपूर सेवा करती है, लेकिन उन्हें बताती नहीं कि वो अपने मायके वापस क्यों आई है। समय के साथ अब कोमल भी अपने ससुराल वापस लौट जाती है, जहाँ सुनीता उसे देखकर कहती है, आ गई कामचोर, इस बार खाना बनाना सीख कर आई है ना, या फिर ऐसे ही हाथ हिलाती हुई आ गई? नहीं माँ जी, इस बार मैं खाना बनाना सीख कर आई हूँ और देखना आपको मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद आने वाला है। ऐसी बात है तो जल्दी से जाकर अच्छा सा खाना बना कर लेकर आ, तब मानूंगी तू सच कह रही है या झूठ। सुनीता की बात मानकर कोमल किचन में जाती है और अपना जादुई बेलन घुमाकर बहुत सारा अलग अलग तरह के खाने मांगती है। देखते ही देखते उसके सामने तरह तरह के पकवान आ जाते हैं और कुछ देर बाद वो अपनी सास को खाना खाने के लिए बुलाती है। ये देखकर सुनीता बहुत हैरान थी कि इतनी जल्दी उसकी बहू ने इतना सारा खाना कैसे बना लिया। लेकिन वो खाना खाकर देखती है तो खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है और अब सुनीता को अपनी बहू पर शक होने लगता है। और एक दिन सुनीता कहती है, आखिर ये कोमल इतनी जल्दी इतना अच्छा खाना बनाना कैसे सीख गई? जरूर कोई और बात है, पता लगाना पड़ेगा। इतना कहकर अब सुनीता अपनी बहू पर नजर रखने लगती है और उसे बहू के जादुई बेलन के बारे में पता चल जाता है। और जब बहू अपने कमरे में नहीं होती है तो सुनीता उसके बेलन को चुरा लेती है और कहती है, जादुई बेलन, जल्दी से मुझे बहुत सारे पैसे दे दे। अरे लगता है ये बेलन खराब हो गया है, तभी इसमें से पैसे नहीं निकल रहे हैं। इतना कहकर अब सुनीता उस बेलन को जोर जोर से जमीन पर मारने लगती है और वो बेलन सुनीता को जोर जोर से मारने लगता है, क्योंकि सुनीता ने लालच में बेलन का इस्तेमाल किया था, इसलिए जादू का उल्टा असर होता है और सुनीता बेलन को वहीं छोड़कर भाग जाती है। चंद्रनगर में राम कुमार नाम का एक व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी लता और 8 साल की बेटी आशा और 5 साल के बेटे अमर के साथ रहता है। आशा राम कुमार की पहली पत्नी की बेटी है जो अब इस संसार में नहीं है। 6 साल पहले राम कुमार की पहली पत्नी
गीता का देहांत हो चुका है। दूसरी पत्नी लता ने कभी आशा को माँ की तरह प्यार दुलार नहीं किया। लता हमेशा आशा को डांटती ही रहती है। लता अमर को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। आशा, चल जल्दी से घर में झाड़ू लगा ले, कपड़े भी धोने हैं। माँ, आप मुझे कभी पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं भेजती? तू क्या करेगी कमबख्त स्कूल जाकर? अगर मैं तुझे स्कूल भेज दूंगी तो घर में काम क्या तेरी माँ का भूत करेगा? चल दफा हो जा और घर में झाड़ू लगा ले, नहीं तो तेरी क्लास में झाड़ू से यहीं ले दूंगी। चल भाग यहाँ से। आशा डर गई और वहाँ से चली गई। माँ, आप आशा दीदी को कभी स्कूल क्यों नहीं भेजती? चुपचाप स्कूल जा, ज्यादा मत सोच। इसे भी जल्दी भेजूंगी, मगर स्कूल नहीं, नरक में, इसकी माँ के पास। अमर स्कूल चला जाता है। अमर के स्कूल जाने के बाद आशा की सौतेली माँ आशा के पास आकर उसे पीटती है और कहती है, आशा, अगर तूने आज के बाद अमर के सामने स्कूल जाने की बात की तो तुझे जान से मार दूंगी, समझी? शाम को आशा और अमर घर के बाहर खेल रहे हैं। तभी आशा की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। हरामखोर, कितनी देर से तुझे बुला रही हूँ, मगर तेरे कान पर जू नहीं चलती। अभी तुझे ठीक करती हूँ। तभी रामकुमार वहाँ आ जाता है और अपनी पत्नी लता को समझाने की नाकाम कोशिश करता है। अरे आशा की माँ, खेलने दो से, क्यों डांट रही हो? बच्ची ही तो है। खबरदार, जो मुझे इसकी माँ कहा तो जबरदस्ती इसे मेरी बेटी ना बनाओ। जाओ अपना काम करो। बेचारा रामकुमार पत्नी को गुस्से में देखकर चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है और लता आशा को पीटती है और कान पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाती है। चल हरामखोर, बर्तन मांज। तेरी माँ नहीं आएगी मांजने, ये तो तुझे ही मांजने पड़ेंगे। अगले दिन सुबह रामकुमार को काम की तलाश में शहर जाना पड़ता है। अच्छा अमर की माँ, मैं जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। अमर और आशा का ख्याल रखना। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ, मुझे सब पता है कैसे ख्याल रखना है और किसका रखना है। पिताजी, अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। अच्छा बेटी, तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। रात के 2 बजे हैं। अचानक लता उठ जाती है और वो आशा के कमरे में झांक कर देखती है। आशा गहरी नींद में सो रही है। ये देखकर उसकी शैतान खोपड़ी में उथल पुथल होने लगती है। आशा की सौतेली माँ आगे बढ़ते बढ़ते सोचती है, आज मौका अच्छा है इसे सबक सिखाने का, और तकिया उठाकर वो आशा के मुंह पर रखकर आशा को मार देती है और घर के बगीचे में गड्ढा खोदकर आशा की लाश को उसमें दबा देती है। अगली सुबह अमर आशा को घर में ना पाकर अपनी माँ से सवाल करता है, माँ, आशा दीदी कहाँ है? वो अपने कमरे में भी नहीं है। वो रात अपनी नानी के घर चली गई। चल तू अपना काम कर, आ जाएगी। 2-3 दिन गुजर गए। अमर आज बगीचे में उदास बैठा है। तभी वहाँ आशा की आत्मा आ जाती है और अमर को सब बताती है। अमर, अमर, कौन हो तुम? अमर डर जाता है। डरो नहीं अमर, मैं तुम्हारी आशा दीदी की आत्मा हूँ। मगर दीदी, तुम तो नानी के घर चली गई थी। नहीं मेरे भाई, सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। और आशा की आत्मा अमर को सारी घटना विस्तार से बताती है। उसी दिन अमर के पिताजी भी शहर से लौट आते हैं और अमर सारी बात पिताजी को बता देता है। अमर के पिताजी पुलिस बुलाते हैं। बगीचे में खुदाई करवाई जाती है और वहाँ आशा की सड़ी गली लाश निकलती है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस औरत को। मुझे इसे पत्नी कहते हुए भी शर्म आती है। रे चल पापण, तू समाज में रहने लायक ना है। इब जीवन